Okay, our next chapter is Introduction to Three Dimensional Geometry. ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है. मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और बाकी सारे क्वेश्चन आप इसके आराम से कर सकते हैं. ओके, जहाँ पे हमने 10th में छोड़ा था बिल्कुल उसी के आगे स्टार्ट करेंगे. 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला वगैरह, सेक्शन फार्मूला बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अब बस चेंज क्या हो गया कि वहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, एक्स और वाई एक्सिस थे. यहाँ पे क्या आ गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका सबसे बड़ा चेंज क्या होता है कि एक और डायमेंशन ऐड होगी. अगर हम वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइट भी आ गई. तो जिस रूम में हम बैठे हैं दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, 2 डायमेंशनल के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, प्लेन. ठीक है, और 3 डायमेंशनल के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, स्पेस. ठीक है, 3D प्लेन भी बोल सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं लूज टर्म्स में, बट स्पेस इज ऑलवेज 3D एंड प्लेन इज नॉर्मली 2 डायमेंशनल. ओके, अब इसमें सीधा सीधा बिना किसी उसके डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वैक्सिस सब पता है आपको, कुछ नहीं है इसमें बताने वाला. ठीक है, बस हियर कम्स द 3 डायमेंशनल प्लेन. अब 3 डायमेंशनल प्लेन कैसे होगा, सिंपल सी बात है. आपके पास स्टैंडर्ड जो वो है उसको आप कैसे याद रखोगे अब आप, कि आप 3 डायमेंशनल प्लेन को ऐसे बना लो. ठीक है, अपने रूम की, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, रूम्स के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंपेयर एनालॉजी. तो इसमें आप अपने रूम में बैठे हो तो एक कॉर्नर को देखो बिल्कुल. ठीक है, जैसे ही आप अपने रूम के कॉर्नर को देखोगे, एक ऊपर जा रही है वॉल. ठीक है, मे बी आपके डोर के साथ की हो सकती है. एक लेफ़्ट जा रही है, एक राइट जा रही है. लेफ़्ट वाली का स्टैंडर्ड इज हम एक्स लेते हैं, अब वाई राइट वाली, और जो ऊपर हाइट की तरफ जा रही है रूफ की तरफ दैट इज जेड. तो ये 3D स्पेस बन गई. ठीक है, अब ये जो है इस 3D स्पेस को अगर प्रॉपरली आप देखेंगे, आप अब इसको एक्सटेंड कर दो. अब आप ये सोचो 2 फ्लोर्स के बारे में. इसी रूम में बैठे हो आप और इसी रूम के 2 फ्लोर्स अप कर दो. तो इस रूम को पहले तो एक्सटेंड करो. अब वॉल के पीछे एक कमरा हो गया. ठीक है, फिर आप जो वाई है इसको भी एक्सटेंड कर दो इधर. तो आपकी जो दीवार है उसके लेफ्ट में भी एक कमरा हो गया. अगर आपके सपोज वो बैठे हो लेफ्ट हैंड में दीवार देख रहे हो आप, तो माइनस वाई. ठीक है, और यहाँ पे माइनस एक्स या एक्स कॉम्प्लीमेंट जो भी आप लगाना चाहें. अब आप जिस फ्लोर पे बैठे हो ना, सोचो उस फ्लोर के नीचे भी वो दीवार जा रही है, वो कॉर्नर से बिल्कुल. तो नीचे वाले फ्लोर पे जो लोग रह रहे हैं वो जेड कॉम्प्लीमेंट वाले उसमें चले जाएंगे. ठीक है जी, तो 2 फ्लोर्स हो गए. 2 फ्लोर्स में कितने कमरे बने, जिसमें आप बैठे हो फर्स्ट कमरा, सामने वाली दीवार वाई के पीछे कमरा, डायगोनल आपके उस कॉर्नर के पीछे कमरा, और एक कमरा आपका आपके लेफ्ट में. 4 कमरे ऊपर वाले फ्लोर पे हो गए. सिमिलरली 4 रूम्स आपके निचले फ्लोर पे हो गए. तो इसमें अब क्या होता है, वी डोंट कॉल इट क्वाड्रेंट बिकॉज जब 2D प्लेन होता है, एक्स वाई एक्सिस अकेले होते हैं, तब वो 4 हिस्से बन रहे हैं, देन वी कॉल इट एज क्वाड्रेंट्स. यहाँ पे आपके बनेंगे ऑक्टेंट्स, क्योंकि 8 आपके जो हैं वो इक्वल स्पेसिस क्रिएट हो रही है. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम वर्ड, ऑक्टेंट्स. आप इसके स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं, ऑक्टेंट्स कहीं ना कहीं आ जाएगा, मैं अंडरलाइन करके भी आपको बता दूंगा. ठीक है, तो ये है सारी स्कीम. अब प्लस माइनस बिल्कुल जैसे 2 डायमेंशनल में होता था वैसे ही रहेगा. ठीक है, नंबरिंग भी आपको भी मैं समझा दूंगा. अभी जस्ट एक मोटा मोटा आइडिया हमने ले लिया. ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं. जो इसने लेफ्ट में लिखा है इटैलिक्स में, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हमें समझ आता है बिल्कुल. ठीक है, ओरिजिन यही है पॉइंट बीच वाला. ठीक है जी, ओके. अब इसके बाद जो भी ये लाइंस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है. ये लाइंस आपस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है. सारे प्लेन्स ही तो है रेक्टेंगल के, जैसे कि एक्स वाई प्लेन है. एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो मैं इसमें से रब कर दूंगा. अगर मैं ऊपर वाली में डायग्राम में बात करूं तो एक्स ये है, वाई ये है. ठीक है, तो अगर आप अपने रूम को देख रहे हो ना, तो आप जिस फ्लोर पे बैठे हो वो एक्स वाई प्लेन है. और इवन वो फ्लोर नहीं, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर है. अगर सपोज आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो तो ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन है.
ठीक है, क्योंकि जेड प्लेन तो तब आएगा ना जब हाइट उठाएंगे हम ऊपर। तो जो फ्लोरिंग है फर्स्ट फ्लोर की वो सारी एक्स वाई प्लेन है, राइट। इसको मैं साथ ही साथ अनडू भी कर देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ यही समझना था। इसके बाद जब आप वर्ड देखते हो वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन क्या होने वाला है? वाई जेड प्लेन आप देखो इधर से ये वाई और जेड ऊपर जा रहा है ना। तो जो भी आपके सामने आपको वॉल दिख रही है ना वर्टिकल, ठीक है, वो वाई जेड प्लेन है, सामने वाली, लेफ्ट वाली नहीं, सामने वाली। ओके, तो वाई जेड प्लेन ये हो गया। इसके बाद अब जब आप देख रहे हो जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन कौन सा हो गया? जेड और एक्स वाला। तो अब जो आपके लेफ्ट में वॉल है वो जो है दैट इज जेड एक्स प्लेन, ठीक है जी। और वो यही वॉल सीधी सामने वाले रूम में भी जाएगी, आपकी वॉल को क्रॉस करके भी जाएगी क्योंकि ओरिजिन के दूसरी तरफ भी तो रूम है हमारे, है ना। तो दिस इज नोन एज जेड एक्स प्लेन। कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सी चीज़ है, किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस को क्या कहते हैं लेके आप घुमा के देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। 4 आप कार्डबोर्ड मिलाओ और उसको आप 3 कार्डबोर्ड से काम चल जाएगा और वो आप देख सकते हैं कि कैसे 3 डायमेंशनल स्पेस आती है। यहाँ पे मैं आपका कंसेप्चुअली थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, जितना आप कर पाएंगे उतना आपको बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया आपको कि पॉजिटिव एक्स इस तरफ है, नेगेटिव एक्स पीछे की तरफ है, पॉजिटिव वाई राइट साइड है, नेगेटिव वाई लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव जेड ऊपर है, नेगेटिव जेड नीचे है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड हम ऐसे ही बात करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। आ गया ना स्पेस वर्ड। तो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सिंपल हैं, जैसे 2D में थे उसकी एनालॉजी पकड़ते चलो आता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ नीचे देखो एनालॉजी दिखाता हूँ आपको। क्या करते थे हम, एक्स इधर है, ठीक है जी, और वाई ऊपर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता था एक्स वाई, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है 3D स्पेस में आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, पी एक्स वाई जेड अगर, तो कैसे आएगा ये। अभी सपोज मान लो तीनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप स्पेस पे कैसे पहुंचेंगे, आप यहाँ पे एक्स यूनिट्स चलेंगे एक्स पे, फिर आप वाई की तरफ वाई यूनिट्स चलेंगे, और फिर आप जेड की तरफ ऊपर जेड यूनिट्स चलेंगे, ठीक है। आ गया आपका। अभी तीनों पॉजिटिव है इसलिए ये है क्योंकि एक्स पॉजिटिव किधर है, इस तरफ है, वाई पॉजिटिव राइट हैंड की तरफ है, और जेड पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो आगे तीनों पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं 3 4 5। तो अगर 3 4 5 है तो +3x की तरफ, +4y की तरफ, एंड +5z की तरफ, ठीक है। ओरिजिन से ज्वाइन करके डायरेक्ट ओपी आपको ये मिल जाएगा, राइट। लेकिन है ये 3D स्पेस में। अब ऑक्टेंट भी आपको समझ आ गया कौन से ऑक्टेंट में है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है ये। ऑक्टेंट को अगर आप थोड़ी और क्लैरिटी से समझोगे, सी ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं -x की तरफ, x कॉम्प्लीमेंट, इसको y कॉम्प्लीमेंट, और इसको z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब आपको वही रूम वाला कंसेप्ट अपने याद कर लो, बहुत आसान हो जाता है उससे। सबसे पहले आप जिस रूम में बैठे हैं दैट इज़ ये ऊपर वाला जहाँ पे ये pxyz है, सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट। कंसेप्चुअली समझना इस चीज़ को, जिस रूम में अब आपकी ये जो YZ वाली दीवार है, इसके पीछे जो दूसरा रूम है वो आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑक्टेंट। फिर उसके लेफ्ट में आपके डायगोनल एक दीवार और है, एक रूम और है, थर्ड ऑक्टेंट। फिर बिल्कुल आपके लेफ्ट में एक रूम है, फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। अब सेम ऐसे ही 4 कमरे आपके नीचे वाले फ्लोर पे हैं, तो क्या होगा, जो आपके इमीडिएटली नीचे है, ठीक है ना, वाई के नीचे चला जाएगा जो, वो हो जाएगा जी 5th ऑक्टेंट। ऐसे ही आपका 6th ऑक्टेंट कहाँ जाएगा, सेकंड के नीचे वाला, तो इसके नीचे ही कर लो, ऐसे ज़्यादा आसान रहेगा, 6th ऑक्टेंट। फिर थर्ड के नीचे वाला कमरा 7th ऑक्टेंट, और फोर्थ के नीचे वाला कमरा 8th ऑक्टेंट, राइट।
साइंस इसमें कैसे बनेंगे, साइंस भी बड़े सिंपल हैं, साइंस भी आप साथ साथ यहीं कर लो। साइंस में मैं डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो साइंस सी कैसे होंगे आपके, जब हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करेंगे हमें पता है सब पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव आया देखो, फिर वाई पॉजिटिव गया और फिर जेड पॉजिटिव गया, फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गए, है ना। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव एयर फर्स्ट ऑक्टेंट में। सेकेंड ऑक्टेंट में जब जा रहे हैं तो पीछे वाले कमरे की तरफ जाना है, तो सबसे पहले एक्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे यहाँ पे, फिर वाई पॉजिटिव की तरफ जाएंगे राइट में, फिर ऊपरले रूम में ही रहना है हमने सेकंड में, तो पॉजिटिव जेड की तरफ जाएंगे, तो सिर्फ एक्स नेगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो पीछे वाले रूम में हमें क्या समझ आ रहा है, पीछे वाले रूम्स में एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव। अब आप थर्ड ऑक्टेंट में जा रहे हैं तो एक्स तो नेगेटिव ही रहेगा, तो पीछे जाएंगे तो नेगेटिव, लेकिन लेफ्ट जाएंगे तो वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। जेड ऊपर वाला ही फ्लोर है तो ऊपर वाले फ्लोर में जेड हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। अब आप आ जाएं फोर्थ ऑक्टेंट में। अब फोर्थ ऑक्टेंट में आगे की तरफ आ गया तो एक्स पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट में है तो वाई नेगेटिव, और ऊपर वाला ही फ्लोर है तो जेड भी पॉजिटिव, तो सिर्फ वाई नेगेटिव रहेगा, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ ऑक्टेंट में चलते हैं। फिफ्थ ऑक्टेंट में सी हम नीचे वाले फ्लोर पे चले गए, तो जेड तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। अब फिफ्थ के लिए एक्स को पॉजिटिव की तरफ आना है और वाई को भी पॉजिटिव राइट की तरफ, तो फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सिक्स्थ के लिए क्या होगा, अब जेड तो नीचे है नेगेटिव रहेगा, एक्स भी पीछे की तरफ चला गया नेगेटिव, लेकिन राइट हैंड साइड है तो वाई पॉजिटिव और एक्स नीचे और जेड नीचे, तो ये आएगा नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई और नेगेटिव जेड। सेवंथ में आप एक्स को नेगेटिव लेके गए पीछे, लेफ्ट में मुड़े वाई भी नेगेटिव हो गया और नीचे की तरफ चले गए तो जेड भी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। तो इसमें आप क्या याद रख सकते हैं कि फर्स्ट जो प्लस 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 है उसका डायगोनल निचले फ्लोर पे नेगेटिव 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 है। फिर उसके बाद आपका एट्थ ऑक्टेंट बचा। एट्थ ऑक्टेंट में देखें आप, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, आगे की तरफ आना है, लेफ्ट जाना है तो वाई नेगेटिव रहेगा और जेड भी नेगेटिव रहेगा, नीचे की तरफ जाना है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, ये आपका एट्थ ऑक्टेंट हो गया। तो ऐसे आप साइंस बिल्कुल आराम से ध्यान रख सकते हैं। अब नाउ सी, अगर P मेरा एक्स वाई जेड है, P पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड है, तो P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है जी, ट्रिपलेट बोलेंगे हम इसे, क्योंकि अब 3 आ चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलेंगे। ऑर्डर्ड वैसा ही है जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में था, पहले एक्स आता था फिर वाई, इसमें पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा फिर जेड आएगा, इट विल बी स्टैंडर्ड। लिखा भी ऐसे ही जाएगा कि P पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, राइट। अब इसके अंदर जो x है, जैसे हम ऐसे चलते हैं, फर्स्ट वी विल मूव दिस, ठीक है ना। सपोज P x y को मैंने जैसे हमने लिया था कि 3 4 5 है अगर मेरा पॉइंट सपोज, तो 3 मैं इधर चलूँगा, फिर मैं y की तरफ मुड़ूंगा 4 पॉजिटिव, फिर मैं z की तरफ मुड़ रहा हूँ 5 पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इनका पैरेलल बनाओगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा ना, 3 डायमेंशनल चीज़ है ना, रेक्टेंगल नहीं बनेगी, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये 4 है तो y इधर पे भी 4 रहेगा, ये 5 है हाइट तो ये z इधर वाली हाइट भी 5 रहेगी। तो इनसे आप सारा बना सकते हो कि क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, ओरिजिन के आपके अब क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, 0, 3 लगाने पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, ये वाला a पॉइंट क्या हो जाएगा, सी इट इज़ 3 0 0 है ना, 3 पॉइंट आया ना ये आगे, तो बाकी दोनों 0 0 हैं, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होने वाला है, इसका मतलब x 0 0 फॉर्म का। सिमिलरली y एक्सिस पे जो b पॉइंट पड़ रहा है ये क्या है, इजंट इट 0
5 0, क्योंकि y वाला बीच में आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0y0 का कोई भी फॉर्म में y एक्सिस पे पॉइंट हमेशा इस फॉर्म का होगा। z पे सिमिलरली क्या होगा, दिस इज 0 0 5, सॉरी मैंने गलत लिख दिया y एक्सिस वाला, इट इज़ 4 है ना यूनिट्स, इट इज़ 4। ओके, हाइट इज 5, तो 0 0 5 फॉर्म का होगा सी पॉइंट, तो z एक्सिस पे एनी पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म 0 0 z, स्मॉल z, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नाउ सी अनदर थिंग कि आपके पास सपोज मैं ये प्लेन है, इसको ले रहा हूँ, बेस को, जिस फ्लोरिंग पे आप हो, जिस रूम में बैठे हो उसके फ्लोर को ले रहा हूँ। व्हाट प्लेन इज इट इज़ एक्स वाई प्लेन, दिख रहा है हमें कि एक्स और वाई प्लेन है ये। तो अब एक्स वाई प्लेन पे मैं कोई रैंडम पॉइंट उठाता हूँ यहाँ बीच में, वो किस फॉर्म का होगा, तो उसमें देखो x की सर्टेन वैल्यू है, y की सर्टेन वैल्यू है, z की कोई वैल्यू नहीं, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है। मैं एब्सोल्यूट फ्लोर की बात कर रहा हूँ, फ्लोर मतलब जो हमारे नीचे ज़मीन है, हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं ना, तो हमारी ज़मीन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़मीन पे कोई पॉइंट गिरा हुआ है, तो वो पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली ऑन द फ्लोर, z ऊपर की तरफ नहीं है, हवा में नहीं है, हमारी आँखें हवा में हैं, ठीक है, तो वो 3D स्पेस में है। लेकिन हमारे जो पैर है वो नीचे फुट को टच हो, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है वो तो 2D स्पेस ही है ना, क्योंकि फ्लोर का XY प्लेन है। तो इसका रैंडम पॉइंट क्या होगा, इसमें Z0 रहेगा। अगर इस पॉइंट को मैं कुछ भी ले लो आप, E पॉइंट ले रहा हूँ, E तो है यहाँ पे, F भी है, G पॉइंट ले रहा हूँ अगर मैं, तो G पॉइंट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इसके रेगुलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि X हो सकता है कुछ, Y कुछ हो सकता है, लेकिन Z नहीं होगा, Z would be 0. So any point on XY plane, अब प्लेन वर्ड आएगा, would be of this form, 3D फॉर्म में। ओके, सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन, ये पीछे वाली वॉल, सामने वाली जो आपके वॉल दिख रही है उस पर कोई पॉइंट है YZ प्लेन पे, किस फॉर्म का आएगा, X0 रहेगा। X ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, X की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ना नेगेटिव X की तरफ जा रहा है पीछे, ना पॉजिटिव X की तरफ। सो इट वुड बी ऑफ द फॉर्म, x को 0 लेंगे हम, बाकी YZ की कोई वैल्यूज़ होंगी। सिमिलरली इधर आपके लेफ्ट में जो वॉल है उस पर कोई भी पॉइंट है, वो क्या है, वो XZ प्लेन में है, तो उसका कोई रैंडम पॉइंट जो है वो किस फॉर्म का होगा कि इस पे देखो y की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ना राइट ना लेफ्ट, सिर्फ x और z रहेंगे। सो x z रहेंगे, y0 और z, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें समझ आनी चाहिए। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। एग्जांपल 1 में वो बोल रहा है कि इन फिगर 2.3 इफ p इज 245 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f। तो 245 उसने p के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो ये 12.3 इसमें उसने कहा है कि p के पॉइंट्स अगर 245 है, तो मतलब ये पॉइंट है P245, तीनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गया, ठीक है। अब उसने बोला कि F के पॉइंट बताओ, तो F ये चीज़ है, F के पॉइंट क्या होंगे, आप ओरिजिन से ही चलो ना हमेशा। 245 का क्या मतलब है, 245 का मतलब है कि ये जो X है ये 2 है, Y जो है इधर मूव करें हम 4, और हाइट पे हम मूव करें 5, राइट। तो अब इसमें से कौन सी चीज़ मिसिंग है, सिर्फ y तो मिसिंग है। आप 2 पे मूव करें एज इट इज़ a के लिए, उसके बाद आप f के लिए ऊपर हाइट मूव करोगे तो 5 आ जाएगी, आपको y की मूवमेंट नहीं चाहिए इसमें। तो क्या हो गया, 205 हो गया, y का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो f का कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 205। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, देखो फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइक। कौन से ऑक्टेंट में पढ़ेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें बना लेंगे ऑक्टेंट्स, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब उसने बोला पॉइंट्स उसने दिया आपको -3 1 2, तो -3 पीछे की तरफ, 1 राइट पॉजिटिव y, 2 ऊपर
कौन से पहुंच गए, पीछे वाली साइड पहुंच गए ना, तो सेकेंड ऑक्टेंट में पहुंच गए हम. सो दिस इज इन सेकेंड ऑक्टेंट, राइट. अब ऐसे ही और कौन सा निकालना है आपको, अब आपको निकालना है -3 1 -2. तो -3 पीछे ही जाएंगे, 1 फिर से राइट ही जाएंगे, लेकिन -2 तो नीचे की तरफ चले जाएंगे. तो ये कौन सा ऑक्टेंट होता है, ऊपर वाला नंबरिंग फटाफट देखो, 1 2 3 4, 4 यहाँ तक आती है, ठीक है. उसके नीचे 5 जो है, 1 के नीचे वाला 5 होता है, 2 के नीचे वाला क्या होता है, 6 होता है. तो 6th ऑक्टेंट आ गया. तो -3 1 -2 लाइज इन 6th ऑक्टेंट. डन. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है. व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स. तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. अब सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, दिस इज एक्स एक्सिस, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, तो इसके पॉइंट क्या होने वाले हैं, x 0 0 टाइप के होने वाले, क्योंकि ना y की तरफ जा रहा ना z की तरफ. सो इसके y कोऑर्डिनेट भी 0 होने वाला और इसका z कोऑर्डिनेट भी 0 होने वाला है, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में, तो y ये है, z ये है, तो एक्स जेड प्लेन कौन सा हो गया, इस टाइप का, ये जैसे खड़ा हुआ सा प्लेन बता सकते हैं हम कुछ, ठीक है. तो ये एक्स जेड प्लेन है. व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट. अब वाई कोऑर्डिनेट एक्स जेड प्लेन में ना वाई की तरफ आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, ठीक है. तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्स जेड प्लेन पे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म का होगा, वो आपका x की कोई वैल्यू होगी, y की 0 होगी और z की कोई वैल्यू होगी, है ना. x 0 z टाइप का होने वाला है वो, ओके. नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है नेम द ऑक्टेंट्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. आपको ऑक्टेंट्स बताने हैं जो इन पॉइंट्स के लाई करेंगे. तो इसके लिए भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक से ही देखते हैं अगर सारे निकल आए हमारे आंसर्स. तो ये x हो गया पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये z पॉजिटिव, ये z नेगेटिव, ठीक है. 8 ऑक्टेंट्स हमारे दिख रहे हैं हमें. अब इसके अंदर फर्स्ट इज 1 2 3, तो 1 2 3 पॉजिटिव 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 फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा. क्लैरिटी करने के लिए हम x की तरफ 1 आएंगे ऐसे, y की तरफ प्लस y की तरफ 2 जाएंगे यूनिट्स, और फिर 3 z की तरफ ऊपर जाएंगे. तो ऊपर वाला फ्लोर सारा हमारा पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गया ये. सो इट इज इन फर्स्ट ऑक्टेंट. 4 -2 3, तो 4 आप पॉजिटिव x में इधर ही आ गया होगे, यहाँ तक आ गए सपोज, ठीक है, यहाँ तक आ गए आप. फिर -2 लेफ्ट मुड़ गए आप y के लिए, फिर +3 ऊपर मुड़ गए आप, ठीक है. कौन सा है ये, 1 2 3 फोर्थ ऑक्टेंट. तो ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट आ गया. अब आपका 4 -2 -5, 4 ये भी 4 आए थे तो ये x पॉजिटिव 4 आ गया, -2 वही -2 गया. अब ऊपर 3 की बजाय नीचे -5 चला गया वो, तो नीचे -5 चला गया. तो 1 2 3 4 ऑक्टेंट तो आपके ऊपर होते हैं. हाँ, नंबरिंग अगर आपको याद नहीं रहती तो ऐसे बना सकते हैं आप, 1 ऑक्टेंट, फिर 2 ऑक्टेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. फिर नीचे वाला फ्लोर शुरू हो जाता है, फर्स्ट के नीचे 5th होता है, सेकंड के नीचे 6th होता है, थर्ड के नीचे 7th होता है, और फोर्थ के नीचे 8th होता है. तो अब हम फोर्थ के नीचे वाले ऑक्टेंट में गए हैं, तो ये 8th इज द आंसर, ठीक है. 4 2 -5, फिर से 4x का यही पॉजिटिव. अब 2 राइट हैंड साइड, -5 नीचे की तरफ. तो हम 5th ऑक्टेंट में पहुंच गए, देखो फर्स्ट के नीचे वाले में. तो ये आंसर इज 5. फिर है -4 2 -5, -4. अब -4 हम पीछे जाएंगे x की तरफ, 2 राइट में जाएंगे y पॉजिटिव, और -5 फिर नीचे जाएंगे.
तो ये हमारा कौन सा ऑक्टेंट आ गया आपका, ये 2 के नीचे वाला 6th ऑक्टेंट। नेक्स्ट आपका -4 2 5, तो -4 फिर पीछे 2 इधर, अब +5 ऊपर आ गए, पिछला -5 था, ये वाला 5 है, तो 5 ऊपर चले जाएंगे, तो ये तो सेकेंड ऑक्टेंट में ही आ गए हम, तो आंसर इज सेकेंड। -3 1 -1 6, तो -3 पीछे कहीं यहाँ पे पहुँच गए हम सपोज, फिर -1 लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा हमें, और 6 ऊपर की तरफ, तो थर्ड ऑक्टेंट आ गया ये, तो आंसर इज थर्ड ऑक्टेंट। 2 -4 -7, 2 फ्रंट में, -4 लेफ्ट, -7 नीचे, ठीक है, 2 -4 और -7, कौन से ऑक्टेंट में आ गए ये आ गए जी हम 7th ऑक्टेंट, ये कितना आएगा 8th ऑक्टेंट में, सॉरी। कई लोगों की बुक्स में ये -2 -4 -7 लिखा है, अगर उस केस को आप देखेंगे तो -2 पीछे चला जाएगा, फिर -4 जो है वो लेफ्ट में जाएगा, और फिर -7 जो है नीचे चला जाएगा, तो वो 7th ऑक्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जिनके बुक में ऐसे लिखा है आंसर इज 7th, जिनमें ये लिखा हुआ आंसर इज 8th। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, अब x और y एक्सिस को अगर आप ले लेंगे तो उसको तो सिंपली xy प्लेन ही कहेंगे हम। सेकेंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, अब xy प्लेन के अंदर z नहीं है, तो ये x, y, 0 फॉर्म के होंगे, है ना, इनमें z ऊपर नीचे नहीं जाता है। ओके, देन कम्स द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने ऑक्टेंट्स, ऑब्वियसली ऑक्टेंट है तो 8 ही होगा इसका आंसर, कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे होता है, तो इसको एनालॉजी से ही कर लेंगे हम बड़े ही आराम से। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट्स मेरे क्या होते हैं, अगर P मेरी आपकी x1 y1 होता है और Q मेरा आपका x2 y2 होता है, ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है PQ वो क्या होता है, दैट इज़ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जिस मर्जी को आप लिख सकते हैं पहले, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये हमने 10th में पढ़ा था। अब इसमें आपको हल्का सा बस एक ही चेंज करना है, क्योंकि अब आपके पास 3D है, पॉइंट चाहिए, PQ ही है। अब इनमें फ़र्क क्या आ गया कि P जो है वो x1 y1 z1 है, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस की बात कर रहे हैं, और Q जो है x2 y2 z2, तो थर्ड डायमेंशन z2 भी आ गई इसमें। तो बस आप चेंज एक ही करेंगे, PQ कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 में स्क्वायर में देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x1 करके स्क्वायर करो या x1 माइनस x2, नेगेटिव अपने आप हैंडल हो जाता, तो जैसे आपको याद रखता है कन्वीनियंट कर लो, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर अंडर द रूट, बस यह डिस्टेंस फॉर्मूला है अब आपके 2 पॉइंट्स के बीच में 3 डायमेंशन प्लेन में, राइट। एग्जाम्पल 3 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो PQ डिस्टेंस निकालना आपने, सिंपल टाइप है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसने x2 माइनस x1 किया है, x2 माइनस x1 ये आ गया, y2 माइनस y1 ये आ गया, z2 माइनस z1 ये आ गया, इनका स्क्वायर किया, सिंपली सॉल्व किया, अंडर द रूट, आंसर इज दिस ओनली। एग्जाम्पल 4, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर, तो कोलिनियर, अब ये डिस्टेंस वाले किया तो डिस्टेंस से ही करेंगे हम, तो डिस्टेंस वाले उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर 3 पॉइंट्स मुझे PQR है सपोज, अगर ये कोलिनियर प्रूव करने हैं तो PQ का जो डिस्टेंस है ये वाला
प्लस क्यू आर का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू पी आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं बस। तो पी क्यू निकाल लिया आपने पहले, ठीक है, इनसे निकाल लेंगे आप पी क्यू x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से करके, ठीक है, y2 माइनस y1 वाले से ये आ जाएगा, z2 माइनस z1 से ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही आप क्यू आर निकाल लीजिए q से और r से, ये आ जाएगा सॉल्व करके आपका 2√14। फिर आप पी आर निकाल लीजिए p से और r से, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 3√14, ठीक है। अब आपको पता है पी क्यू प्लस आर, वैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से यहीं से पता चल रहा है कि दिस प्लस दिस, इन दो से ये आ रहा है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आ रहा है, तो दैट मीन्स दीज आर कोलिनियर, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, आर द पॉइंट्स ए बी सी द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करेंगे आप, पाइथागोरस चेक करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम करने वाले हैं तो अगर ये ए बी सी कोई भी ले लो, अभी एक काम करते हैं, लेट अस नॉट ड्रॉ इट, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट ऐसे टेंटेटिवली बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि बी 90 होगा, जस्ट ऐसे ही। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर टाइप का होगा। तो तीनों साइड्स निकालते हैं और देख लेते हैं पाइथागोरस लग रही है कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए बी का निकाल लिया डिस्टेंस, तो ए बी स्क्वायर निकाल लिया, रूट नहीं निकालना पड़ा आपको, ए बी स्क्वायर सीधा यही आ गया, ठीक है। बी सी स्क्वायर, बी और सी से डिस्टेंस निकाल लो आप और उसका स्क्वायर निकाल लो, तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपका देखो सी ए स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया, तो दोनों को ऐड किया, सबसे बड़ी साइड को ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज रख दोगे आप। तो आपने क्या करना है, ये 686 4571 को अलग रख दो और 2709 में ऐड कर लो, तो दोनों ऐड करके बराबर नहीं बन रहे, तो हैंस इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर ये दिए हुए हैं। तो कौन सी टाइप बनी है कि आपको कोई कंडीशन दी हुई है और आपने उससे निकालना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी, लेकिन इक्वेशन निकालनी है, पी का वैसे नहीं निकालना, आपने इक्वेशन निकालनी है पी की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पी ए, अब पी कोई रैंडम पॉइंट है तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं पी को, ठीक है, पी को एक्स वाई जेड ले लिया। अब पी ए स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, तो एक्स माइनस 3 यहाँ से निकल जाएगा आपका, तो पी ए इज एक्स माइनस 3 वाई माइनस 4 जेड माइनस 5 का स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर है तो रूट हटा दिया, पी बी स्क्वायर भी ऐसे ही निकाल लो आप, पी से और बी से, इस कंडीशन में डाल देते हैं, तो इस कंडीशन में इसने डाल दिया, आराम से इसको सॉल्व कर लो, बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप, आगे कंडीशन, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.2, ठीक है जी। देखो डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है, आपका होमवर्क है फर्स्ट, बहुत आसान है, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आपका डिस्टेंस इसमें से आ जाएगा। सेकंड कोलिनियर प्रूव करना है, तो 3 पॉइंट्स को भी एग्जांपल में हमने देखा, कोई भी 3 पॉइंट्स पी क्यू आर डाल के अगर पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर से आप इसको कर सकते हैं, ये अगर सेटिस्फाई कर रही है तो कोलिनियर है। थर्ड, वेरीफाई द फॉलोइंग आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डिस्टेंसेस निकाल लो, ठीक है, अगर ए बी सी है तो ए बी ए सी तीनों डिस्टेंसेस निकाल लो, ठीक है, अगर 2 डिस्टेंसेस बराबर आ गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल्स एग्जाम्पल की तरह कर लो, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है अगर तीनों की लेंथ निकाल के, तीनों की लेंथ साइड्स की निकाल के, तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको तीनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर आप ये पी क्यू आर एस ले लेंगे तो कोई सी 2 ऑपोजिट दोनों इकट्ठी बराबर आनी चाहिए, ये नहीं कि एक बराबर आएगी। अगर पी क्यू है तो पी क्यू जो है, 4th क्वेश्चन में पी क्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, आर एस के, नहीं सॉरी पी क्यू, आप बना के देख लो, पी क्यू आर एस, हाँ आर एस के, और क्यू आर किसके बराबर आनी चाहिए, आपकी पी एस के। अगर ये दोनों बराबर आएंगी ऑपोजिट पेयर्स तभी ये पैरेललोग्राम होगी, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं।
फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कंडीशन देनी है, क्या देनी है, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स में आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को P मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब वो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो क्या होगा वो, अगर ये A है और ये B पॉइंट है तो इक्वेशन किससे आ जाएगी, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है जी, तो PA इज इक्वल टू PB डाल दो बस आप। तो PA क्या होगा, अभी हमने एग्जांपल में देखा था ना, x-1 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आप रूट हटा सकते हो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस PA और PB का स्क्वायर डालो, इक्वेशन जो आएगी वो आपका आंसर है। ठीक है जी, लास्ट फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। तो आपने इक्वेशन ही निकालनी है अब भी, P से एक्स वाई जेड ले लेंगे P को, तो क्या है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, यानी कि PA प्लस PB। ठीक है, दोनों से P का डिस्टेंस आ गया ना, A से भी और B से भी, इज इक्वल टू 10। बस इस इक्वेशन में डाल के आप सॉल्व कर दीजिए, आपका इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने सेक्शन फॉर्मूला को कैसे किया था। सेक्शन फॉर्मूला में क्या देता था कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, तो अगर ये पॉइंट मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे R है और ये जो पॉइंट है इसकी जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो रैंडम है एक्स वाई। ठीक है, ये अगर m/n में डिवाइड करता था R P Q को, तो R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते थे, x कोऑर्डिनेट जो होता था दैट इज R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। x जो होगा वो किसके इक्वल होता था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको कॉमा लगा देते हैं, क्लोज नहीं करते ब्रैकेट को। तो y कोऑर्डिनेट होता था आपका m इंटू y2, y क्रॉस m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। राइट, तो ये मेरा होता था, दिस वन इज 2 डायमेंशनल, और ऑब्वियसली ये इंटरनल आपकी वो है, डिवीजन है, जो पॉइंट R है P Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th में सिर्फ इंटरनली के बारे में ही था। ओके, अब मुझे इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना आपने, आपका पॉइंट अब 1 कॉमा Z बढ़ा के आ गया, हर उसमें एक डायमेंशन बढ़ गई Z1 Z2। ठीक है, तो R पॉइंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कॉमा के बाद आप एक और बढ़ा दो Z की, m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 ओवर m प्लस n, खत्म। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला, बस सिर्फ एक डायमेंशन आपने 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए बढ़ा देनी है। तो ये हमारा इंटरनली का, देखो इंटरनली का फॉर्मूला जो हमने करा है वो दिस वन इज इंटरनली का डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड इज, अगर R जो पॉइंट है वो मेरा एक्सटर्नली PQ को डिवाइड कर रहा है, तो सिचुएशन कैसी होगी, सेम m/n में। तो इसमें क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि सपोज P यहाँ पे, Q यहाँ है और R अब बाहर हो गया, लेकिन डिवाइड R ही कर रहा है, तो इसमें आपका ये चीज़ जो होगी ये m हो जाएगी रेशो, PR जो है वो m था और ये पार्ट जो है ये n हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है जब हम कहते हैं कि R जो है एक्सटर्नली m/n में डिवाइड कर रहा है, बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका वही रहेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स आगे PQ के, और R के आपके रैंडम x y z हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। सेम ऊपर वाले फॉर्मूले में आप बीच में क्या करेंगे, m इंटू, देखो वही चीज़ है, m इंटू एक्स टू, एक्स के क्या आएंगे m इंटू एक्स टू n इंटू एक्स वन, ठीक है, m इंटू एक्स टू n इंटू एक्स वन। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था सेम वही रहेगा, लेकिन बस बीच में माइनस आ जाएगा, राइट। और ये भी आपका सेम y2 का भी ऐसे ही रहेगा और z2 का भी ऐसे ही रहेगा। एक्सटर्नल डिवीजन में बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। कभी आप इसको डिराइव करना चाहोगे ना तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पी क्यू ओवर, जैसे ये है पी क्यू ओवर क्यू आर, है ना, ये m रेशियो n में आ गई ना, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डाल दो, इन पॉइंटों से आ जाएगा ये सब कुछ। बड़ा इजी डेरिवेशन है इनकी। ओके, अब केस 1 है, ये क्या कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इज सिंपल, m और n जो है 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन अगर करेंगे तो आपको पता ही है, इंटरनल डिवीजन में m रेशियो n 1 1 आ जाएगा, फॉर्मूले में डालो तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा, और z का z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा इंटरनल के लिए। ओके, सो ये सिंपल है, मिड पॉइंट से एवरेज निकल गया। नेक्स्ट इज केस 2, क्या बोल रहा है देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स पी क्यू इन k रेशियो 1। ओके, तो ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग k जो है वो m रेशियो n से कर दिया। इस चीज़ को भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जो मेरा r पॉइंट है, अगर वो पी क्यू को हम लोगों ने क्या माना था कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, आप दोनों साइड n से डिवाइड कर दो, तो क्या बनी m रेशियो n और m अपॉन n रेशियो 1, इसको उसने k नाम दे दिया। तो k रेशियो 1 में अगर कहता है डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बात सेम ही है। अब आप n से मल्टीप्लाई करते थे, अब आप k से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे क्या था, x2 y2 था, इधर x1 y1, तो k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, k प्लस 1 नीचे, सेम वही चीज़, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, सिमिलरली y आ गया, और सिमिलरली z। तो ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स k रेशो 1 से आ गए। k रेशो 1 इसका एम क्या है, m रेशो n में देखो 2 वेरिएबल्स हैं, k रेशो 1 में 1 वेरिएबल है। तो अगर आपको उल्टी रेशो निकालनी है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे, और आपको रेशो निकालनी है, तो k रेशो 1 से ज़्यादा जल्दी निकल के आता है। अब एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशो 2:3, ठीक है। तो आपका अब क्या होगा कि इन दो पॉइंट्स को इस रेशो में डिवाइड करना, पहले पार्ट में इंटरनली, दूसरे पॉइंट में एक्सटर्नली। तो उस पॉइंट को हमने ढूंढना, उसके कोऑर्डिनेट्स। वो कहता है P मान लेते हैं वो पॉइंट है, और A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है, तो ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना इसमें। तो A पॉइंट ये आ गया, B ये आ गया, P ये आ गया, 2:3 उसने दी हुई है। A जो है वो x1 y1 z1, इसको भी आपने क्या करना है, ये आप 1 -2 और 3 रख लो। B आपका कितना है, 3 4 -5। तो इंटरनली के लिए क्या करेंगे आप, 2 इंटू 3 ये आ गया, 3 इंटू 1 ये आ गया, अपॉन 2 प्लस 3 5 आ गया जी एक्स कोऑर्डिनेट। y आपका ऐसे ही 2 इंटू 4 आ गया, 3 इंटू -2 आ गया, नीचे 2 प्लस 3 फिर आ गया, निकल गया। ऐसे z निकाल लो। तो ये आपके आगे इंटरनल डिवीजन के लिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब एक्सटर्नल करना है, सेम में ही, सिर्फ माइनस ही तो लगाना है हमने, तो सेम में ही आपने, इसने प्लस के साथ शो किया बट आप सिंपली माइनस लगा, इसने -3 ले लिया, सी इसने 3 को -3 ले लिया, ठीक है। आप इसमें सिंपल माइनस बीच में लगा दो, इन्हीं ऊपर वालियों में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल में, वो यही है कि अगर कुछ नहीं लिखा है, तो अगर 2:3 लिखा है तो मतलब इंटरनल डिवीजन है, और अगर -2:3 लिखा है या 2:-3 या ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखा है, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन है। नेगेटिव जब दी होती है ना रेशो, तो वो हमेशा एक्सटर्नल डिवीजन की होती है। डन। एग्जाम्पल 8, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो डिस्टेंस से तो हम AB प्लस BC इज इक्वल टू AC करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, अब तीनों पॉइंट्स दिए हैं, अगर तीनों पॉइंट्स दिए हैं तो वो एक ही लाइन पे पड़ेंगे, तो सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। तो आप एक पॉइंट से रेशो निकाल लो, बाकी में डाल दो, तो वो सेम आने चाहिए।
तो सी इसने क्या किया है, इसने ए बी सी तीनों को नाम दे दिया, तीनों पॉइंट ऐसे ले लिए ऑर्डर में, ठीक है। अब वो कहता है कि एक कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, वो डिवाइड ए बी को k/1 में करता है। तो बेसिकली ये रेशो निकालना चाह रहा है पहले, ठीक है। तो उसने क्या किया, ए बी को उठाया, सिर्फ इन दो पॉइंट्स को लिया। तो इनके अब किस में k/1 में कर रहा है, तो क्या आएगा k इंटू, अब यहाँ से ए बी k इंटू 2 1 इंटू -4, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ साइन, और नीचे k+1 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्या आएगा आपका 4 इंटू के, और ये +6 आएगा, नीचे प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा, 1 k इंटू 6 एंड 1 इंटू 10, ठीक है। ये जनरल निकाल लिया उसने एक पॉइंट, ठीक है। अब ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, जनरल आ गया आपका XYZ, जिसे आप कह सकते हैं ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y, ये z। अब अगर c को इस पे पढ़ना है तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आप c 14 से, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, लेट अस एग्जामिन वेदर फॉर सम वैल्यू ऑफ k द p कंसाइड्स विद पॉइंट c। अगर p और c कंसाइड कर गया, p तो 100% ए बी में पढ़ रहा है, तो c क्या इसके साथ कंसाइड करेगा। तो आप काम करो, 14 से k की वैल्यू निकाल लो, इस x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करो इसे, और k की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है जी। अब तीनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए, या फिर अब k 3/2 आ गया। अब इस k -3/2 को आप y कोऑर्डिनेट में भी डाल दो और z में भी, देखो क्या सेम आ रहे हैं 0 और -2, ठीक है। तो इसमें k जो -3/2 है उससे उसने y निकाल लिया और z निकाल लिया, और वो 0 और -2 ही आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ए बी सी जो है, जो बी सी है, वो p बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब वो बिल्कुल जो है उसी लाइन पे पढ़ रहे हैं। देयरफॉर सी इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। एक्सटर्नली क्यों, क्योंकि रेशो किस में आई है, नेगेटिव आई है। देखो रेशो इज -3/2, तो -3/2 आई है, तो ए बी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3/2 में, एंड सेम एज पी, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो सेंट्रोइड निकालनी है आपने, ये एज अ प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ करना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है सिंपल है कि सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ मीडियंस मीट करते हैं तीनों साइड्स के। तो उसके अगर कोऑर्डिनेट्स आपको ये दिए हुए हैं 3, तो उसके मीडियन के जहाँ पे मिलते हैं उस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे इसको हम प्रॉपर्टी वाइज। तो इसमें आप देखो, अगर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, अब इसमें a पॉइंट x1 y1 z1, सपोज a ये x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अब इसमें मीडियन है, इस साइड का ये है, इस साइड का ये है, और इस साइड का ये है। ये सेंट्रोइड है हमारी। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, x2 इस पॉइंट का b और c का मिड पॉइंट है ना, ये b और c का, तो ये पॉइंट d अगर b और c का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये x2 + x3/2 नहीं होगा क्या, y2 + y3/2 नहीं होगा क्या, z2 + z3/2 नहीं होगा क्या। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो भी मीडियन सेंट्रोइड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सॉरी लाइट है, मैं डार्क कलर कर रहा हूँ, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ये ई पॉइंट है तो ई पॉइंट ए डी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब क्या मैं इसके बीच में सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ, 2 इंटू x2 + x3/2 ये आ गया, प्लस 1 इंटू x1 ये आ गया जी, नीचे 2 + 1। सिमिलरली y के साथ और सिमिलरली z के साथ सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। इसको डायरेक्ट याद कर लो कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। Next is 10th example. Find the ratio in which the line segment joining the points this
इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन बोल दिया, वाई जेड प्लेन में आपको पता है एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाऊंगा मैं। तो रेशो निकालनी है जिसमें ये दोनों पॉइंट से जुड़ती हुई लाइन को आपने क्या करना है कि रेशो निकालनी है उससे। तो इन दोनों पॉइंट को निकाल दो और एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है। इस पे जो कर रहा है इसका x 0 है, वाई जेड जो मर्जी हो, x तो 0 है ही है। तो यहाँ पे अगर ये k रेशो 1 में कर रहा है तो मैं k रेशो 1 x कोऑर्डिनेट को इक्वल टू 0 निकाल के k निकाल लेता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट निकाला, उसने तीनों की रेशो निकाल दी, ठीक है। किससे? k रेशो 1 से निकाल दी। आपका पॉइंट क्या है? 4 8 10 और ये आपका 6 10 -8। तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4 ओवर k प्लस 1, बस बाकियों की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे। आप इसको इज इक्वल टू 0 डाल दो और यहाँ से k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी क्योंकि x कोऑर्डिनेट r का 0 है। तो ये देखोगे आप कि x कोऑर्डिनेट को 0 डाला, k -2/3 आ गई। तो -2/3 को क्या लिखोगे कि वाई जेड प्लेन डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3, राइट। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। जस्ट चेक इट आउट कि फर्स्ट क्या है कि आपको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बड़े आराम से हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के। सेकंड क्या है? कोलिनियर, एग्जांपल में हमने देखा था, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप एक इसको कोई भी पी क्यू से रेशो निकाल लेना किसी और पॉइंट की, एस पॉइंट की, के की टर्म्स में, k रेशो 1 की टर्म्स में, और k की वैल्यू 9 से आ जाएगी। s और r को कोइंसाइड कराना है ना, तो 9 से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी और उस k की वैल्यू से s के बाकी दो पॉइंट निकालना, वो 8 और -10 आने चाहिए। तो कोलिनियर पता चल जाएगा है कि नहीं है। थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स, अभी लास्ट एग्जाम्पल करी, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे भी k की टर्म्स में निकाल के x इज इक्वल टू 0 पहले से ही आंसर आ जाएगा आपका इक्वेट करने से, लास्ट एग्जाम्पल की तरह। फोर्थ, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके कोलिनियर बनाना है, फिर से सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, टाइप सारी आनी चाहिए बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो आपको क्या करना है फिफ्थ क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट ढूंढने ऐसे पॉइंट के जो ट्राइसेक्ट करता है। तो पी क्यू आपको दो दे रखे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है जो 3 बराबर हिस्सों में काटे। तो आर और एस हो जाएगा सपोज। तो इसमें ट्राइसेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि आर के किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट लेफ्ट में और 2 पार्ट राइट में। तो 1:2 आर जो है 1:2 में इंटरनली पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, और एस जो है सिमिलरली आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, 2 पार्ट्स लेफ्ट में एक राइट में। तो उससे आपका एस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, राइट, चैप्टर 12 NCERT। एग्जाम्पल 11 क्या बोलती है देखो, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of parallelogram ABCD but it is not a rectangle। तो इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल्स के सारे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स का क्या, सब वो बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बेसिक फ़र्क क्या होता है? अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं, पैरेललोग्राम में आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे ही निकालते हैं ना हम, ओके। और रेक्टेंगल के अंदर आपको भाई 90 डिग्री मिल रहा, आप एक पाइथागोरस भी चेक कर सकते हो डायगोनल बना के, ठीक है। दूसरा डायगोनल से आप क्या चेक कर सकते हो, अगर ज़्यादा आप वो करोगे तो स्मार्टनेस किस में है कि AC जो डायगोनल होता है और BD जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ बराबर होती है। तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने पहले पैरेललोग्राम करनी है, ऑपोजिट पेयर तो इक्वल कर ही दो। देखो इनसे उसने AB का डिस्टेंस निकाल लिया, ये आ गया आपका A और B से निकल जाएगा, BC का डिस्टेंस निकल जाएगा B और C से, तो सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए CD और DA, राइट।
आप देखेंगे यहाँ पे देखो ए बी और सी डी बराबर आ रही है, तो ए बी और सी डी बराबर आ रही है, और ऐसे ही बी सी और डी ए भी बराबर आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पर रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल नहीं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा, और दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल नहीं रह जाएगी। तो आप इसमें ये ए सी निकाल लिया उसने और बी डी निकाल लिया, एक √3 आया और एक √155 आया, तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आ गया, दैट मीन्स ए बी सी डी इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, आप इसको और कई तरीक़ों से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि नोट में आपको वो बता रहा है कि वी कैन ऑल्सो शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ये सबसे आसान होती है पैरेललोग्राम की। अगर उसने डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे इस केस में नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी आप इसके जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या कीजिए, मिड पॉइंट निकालिए, बी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट से, इसको आप ओ दे दो। ऐसे ही आप मिड पॉइंट ए और सी से निकालेंगे तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है जी, तो उसका मिड पॉइंट भी सेम आना चाहिए। अगर दोनों के सेम मिड पॉइंट आते हैं यानी वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यानी कि वो पैरेललोग्राम है। इस प्रॉपर्टी से बहुत ही जल्दी निकल आता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल आपको फिर डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P such that its distances from the point A and B are equal। कुछ भी नहीं है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है ना, पी पॉइंट जो है वो हमेशा बराबर रहेगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो आपने पी ए निकाल लिया, ये एक्स वाई जेड पी ले लिया, और ए बी तो है ही आपके पास, तो ये पी ए पी बी स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन आ गई। राइट, ओके। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। The centroid of a triangle ABC is at the point this। अब centroid दी हुई है। If the coordinates A and B are this and this, A B दो coordinates दिए हुए हैं, find the coordinates of the point C। तो ये हमने centroid का अच्छे से किया था पीछे क्वेश्चन। हमें पता है कि अगर A को मैं x1 y1 z1 मान लूँ, x से ही ले रहा हूँ मैं सिर्फ, y1 z1 भी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, x3 y1 z1 और y2 z2 सब होंगे साथ में। तो सेंट्रॉयड जब हमने निकालना था तो सारे मीडियंस जहाँ मीट करते हैं वो सेंट्रॉयड होता है। तो सेंट्रॉयड का क्या होता है फॉर्मूला, x की अगर बात करेंगे तो इट वुड बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो x1 यहाँ पे क्या है 3, x2 क्या है आपका पास -1, c वाले को आप x3 रहने दीजिए, या इसने x ले लिया c वाले को। ठीक है, +3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉयड दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी, यहाँ से x कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ से आप इक्वेट करके x निकाल लो। ऐसे ही y भी दिया हुआ आपको, इसको ऐड करो -5 को 7 को और c वाले को y ले लो, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये भी 1 दिया हुआ सेंट्रॉयड, तो यहाँ से y आ जाएगा। सिमिलरली z भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जो कि 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर 1 1 एंड 2। डन। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 1, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको दिए हुए हैं, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हम 10th में करते थे। ये मेरे पास पैरेललोग्राम है थोड़ा सा ऐसे, तो ये A है, ये अगर B है, ये C है और ये D है। तो फोर्थ वर्टेक्स D निकालना मुझे, ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ मैं। A is 3 -1 2, B is 1 2 -4, C is -1 1 2, राइट, और D।
तो इसमें जो फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, अगर मैं उसे क्या ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड ले लूँ, डायगोनल्स वाले मेथड से निकालूंगा, सेक्शन फॉर्मूला से, इट इज़ टू इजी। तो आप ए सी से अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 + 1, तो ये 2 आ जाएगा, 3 - 1 करके 2/2 1 हो जाएगा। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ए सी से निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट ए सी का, तो ये आपके आ गए 3 - 1/2, फिर -1 + 1/2 और 2 + 2/2, राइट। और यही आप मिड पॉइंट बी डी से भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फ्रॉम बी डी। तो ये आपका आ गया जी x + 1/2, y + 2/2 और z - 4/2। ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास x निकल आएगा। तो x + 1/2 = 3 - 1/2 कितना हुआ, 2/2। x आपका 2 - 1 1 आ गया। y + 2/2 = -1, 0 ही होगा, तो y आपका -2 आ गया। और z - 4/2 को आप 2 + 2 4/2 2 ही होगा, तो 4 + 4 8 आ जाएगा। तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 - 2 और 8। डन, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस। ठीक है, सी पॉइंट ऑब्वियसली है। तो आपके पास देखो, इसको इस 0 0 बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं तो इसे एक्सिस पे देखते हैं क्या बन रहा है अंदाजन। ए पॉइंट इज 0 0 6। अच्छा चलो छोड़ो, 3D बनाना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। 0 0 6 आपका सिंपल ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। 0 0 6 ए आ गया आपका, ये 0 4 0 बी आ गया, ये 6 0 0 सी आ गया है। ओके, अब इसमें आप इसमें मीडियंस जब ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले, जैसे हम ए डी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसका बस मिड पॉइंट चाहिए। क्या आएगा, 6 + 0/2 3 आ गया, 4 + 0/2 2 आ गया, 0 + 0/2 0 आ गया। अब मेरे पास सिंपल ये आ गया। तो ए डी की लेंथ आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, 3 - 0 का स्क्वायर + 2 - 0 का स्क्वायर + 0 - 6 का स्क्वायर, तो ये आपकी आ जाएगी 9 + 4 + 36 49 आ जाएगी, यानी कि 7 यूनिट्स आ गई। ए डी जो है आपकी 7 यूनिट्स बन गया, राइट। नेक्स्ट आपका, अब सेम प्रोसेस लगा के इसका मिड पॉइंट निकाल लो। ठीक है, और बी ई निकाल लो, तो बी ई जो है वो अगली लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली आप बी ई फाइंड आउट कीजिए और सी आपका यहाँ पे एफ लगा लो। सिमिलरली सी और एफ फाइंड आउट कीजिए आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आंसर मैं लिख देता हूँ। आंसर इज कोई सा एक √34 आएगा, आई डोंट नो विच वन, और एक आपका 7 ही आएगा दोबारा। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। सो दीज आर योर आंसर्स। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड, ओरिजिन ही सेंट्रॉइड है, ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस, पी के ये दिए हुए हैं आपको,
Q के ये दिए हुए हैं, R के ये दिए हैं, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C। तो सेंट्रॉइड ओरिजिन है तो दैट मीन्स सेंट्रॉइड क्या है 0 0 0। तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड के जो मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं, अभी हमने पीछे देखा था कि जहाँ पे भी ट्रायंगल के मीडियंस मिलेंगे उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जी से हम इसको स्टैंडर्ड जो है वो डिनोट करते हैं नॉर्मली वैसे। तो ए बी सी अगर पॉइंट्स हैं, अच्छा इस केस में पी क्यू आर है तो आप पी क्यू आर ले लो। P is x1 y1 z1, Q is x2 y2 z2, R is x3 y3 z3। तो सेंट्रॉइड G जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। अब यहाँ पे आप देखो ये x1 है 2a और -4 और 8, तो ये बन जाएगा। तो x1 जब आप करेंगे तो 2a प्लस 8 -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ओरिजिन तो 0 है, तो ये तो 0 0 0 ही है ओरिजिन, क्योंकि यही सेंट्रॉइड है। तो यहाँ से आपका a आ जाएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करने भेजेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 8 माइनस 4 आपका 4 रह जाएगा, तो 4 इधर करेंगे ट्रांसपोज -4 हो जाएगा, तो a आपका बेसिकली -2 आ जाएगा। फिर आप ऐसे b का करेंगे तो 2 करेंगे, 3b लेंगे, 14 लेंगे, प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3, ये भी 0 रहेगा, तो 14 प्लस 2 16 माइनस 16, तो b जो है आपका ये आपका -16 बाय 3 आ जाएगा। ओके, लास्ट आपका z का करेंगे तो z में आपका 6 -10 प्लस 2c, तो 6 -10 प्लस 2c ओवर 3 इज इक्वल टू, ये भी 0 रहेगा, तो ये -4 उधर जाके 4 हो जाएगा, तो c आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। आगे मेरे ए बी सी की वैल्यूज। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट का y एक्सिस पे कोई पॉइंट है अगर, ठीक है, सपोज a पॉइंट y एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे y एक्सिस पे x, y एक्सिस पे आपका, आप इसको देख सकते हैं कि जब हम कोई भी y एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं, सपोज इधर लेते हैं, यही y एक्सिस है ना हमारा, तो इस पे ना तो x की तरफ जा रहा ना z की तरफ जा रहा, सिर्फ y की वैल्यू रहेगी, तो इस पे 0 y, 0 टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, उसने कंडीशन हमें ये दी है कि जो पी ए है वो 5√2 है, तो पी ए स्क्वायर क्या होगा आपका, ये 25 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज़ 50 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे पी ए करेंगे अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर, तो इट वुड बी 3 का स्क्वायर प्लस -2 -y प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगाऊंगा इसको, इज इक्वल टू 50 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 3 का स्क्वायर 9, अब ये तो प्लस का ही हो जाएगा, माइनस को कॉमन निकाल लोगे तो भी एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो, प्लस का ही बनेगा। तो 4 + y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 50, तो y स्क्वायर प्लस 4y, 9 4 13, 13 प्लस, अच्छा 13, एक काम करो 13 को बाद में देखते हैं, 50 को इधर ले आओ, -25 हो जाएगा, तो -25 हो जाएगा। अब 25 - 13 करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो अब ये आपका 6 2 आ गया, तो +6 -2, तो y जो है आपका
क्या चीज़ आ जाएगी, दो ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगी, एक तो -6 भी हो सकता है और एक 2 भी हो सकता है। तो जो कोऑर्डिनेट्स मेरे बनेंगे वो बन सकते हैं 0, y की वैल्यू -6 और 0, एक ये बन सकता है और दूसरा बन सकता है 0, 2, 0। ठीक है, ये दोनों मेरे आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। अ पॉइंट R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P and Q. Find the coordinates of the point R. तो मेरे पास एक पी क्यू की लाइन सेगमेंट है जिसपे एक आर पॉइंट लाई कर रहा है। 2, -3, 4 पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और 8, 0 एंड 10 क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। आर में सिर्फ मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता, तो 4, y, z में आर के कोऑर्डिनेट्स रख लेता हूँ। अब मुझे आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सारे। ठीक है, तो अब देखो, अगर r जो है पी क्यू पे पड़ता है, कैन आई टेक इट एज कि ये k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। लेट अस टेक इट एज दिस। ठीक है, तो आप इसको हम मान लेते हैं कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्योंकि मेरे पास x का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट को जब मैं करूँगा तो क्या आएगा, k × 8 प्लस 1 × 2 ओवर k + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो इसमें अब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8k + 2 इज इक्वल टू 4k + 4। क्रॉस कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 2, उधर भेज देते हैं 2, और k इज 2/4 यानी 1/2। अब k 1/2 आ गया, तो 1/2 इज टू 1, तो 2 को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो कितनी होगी, 1:2। अब इसमें y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें, तो y कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 × 0, 0, 2 × -3 इज -6 ओवर 2 + 1 इज 3, यानी कि -2। z कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1 × 10, 10 प्लस 2 × 4, 8 ओवर 3, 1 + 2, तो ये 18/3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या बन के आ गया, 4 तो पहले ही था हमारे पास x का, है ना, -2, 6 का आ गया, तो कोऑर्डिनेट आपका r क्या आ गया जी, 4, -2, 6। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। इफ a and b be the points this and this respectively, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, b के ये दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p such that pa² + pb² इज इक्वल टू k² वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो k कांस्टेंट है, आपने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, तो p को हम xyz ले लेते हैं, तभी इक्वेशन आएगी रैंडम पॉइंट। तो यहाँ पे pa², तो p का a के साथ निकालेंगे हम, x - 3 डिस्टेंस स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर प्लस z - 5 स्क्वायर, तो pa² आ गया ये। उसके बाद हम करेंगे जी इसमें प्लस pb², तो pb² विल बी x - -1 इज x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर प्लस z - 7 इज z + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k²। तो k कांस्टेंट दिया हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको एज इट इज चलने देंगे। ओके, अब क्या करना है, अब आपने सिर्फ खोलना है इसको, तो ये आपका हो जाएगा a² + b² - 2ab
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको खोल रहा हूँ अब, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस इसे खोल रहा हूँ जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऐसे ही 2z स्क्वायर आएगा आपके पास, ठीक है। फिर x वाली ले लेते हैं, माइनस 6x इधर दिख रहा है मुझे और प्लस 2x माइनस 4x, फिर माइनस 8y और माइनस 6y माइनस 14y, देन कम्स माइनस 10z और 14z, तो प्लस 4z। इसके बाद क्या बचा, कॉन्स्टेंट्स बचे हैं देखो, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 1 51, 51 प्लस 49 100, 100 प्लस 9 109, ठीक है, और इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आपकी इक्वेशन तो यहाँ पे आ चुकी है। तो उसने पीछे आंसर में क्या किया है, उसने इसको 2 से डिवाइड किया। सो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्रू आउट 2 से डिवाइड माइनस 7y प्लस 2z। अच्छा, इसको भी उधर ले गया वो, के स्क्वायर माइनस 109 करके फिर 2 से डिवाइड किया। आई डोंट नो उसने क्यों किया, शायद कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करना चाहता था बस, इसलिए उसने ऐसा किया। सो दिस इज़ योर आंसर।